Hello, welcome back everyone once again to our next session of inheritance and variation. तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने काफ़ी सारा जो वीडियोस है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर वो आप लोगों ने आई गेस देखा है एंड आई होप जितने भी वीडियोस हमने अब तक कवर अप किए हैं आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया भी होगा. आई होप आप लोगों को याद भी आ रहा होगा कि हमने अब तक इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या कवर अप किया है. तो लेट्स रिकॉल वंस अगेन जो भी हमने अब तक किया है इस चैप्टर में. तो गाइज अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक मेंडल्स के लॉ के बारे में लर्न किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, लिंकेज क्या है, लिंकेज के दो टाइप्स क्या है, ये सब हम लोगों ने अब तक कवर अप किया था. आज हम लोग इंटरेस्टिंग क्या लर्न करेंगे. तो बच्चों आज हम लोग है ना, आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड अपॉन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. तो ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आज का जो सेशन है सारे बच्चों को समझ में आ ही जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों कि आपके सामने आप ये लेक्चर अटेंड करते समय आपके सामने जो भी राइटिंग मटेरियल होगा या रीडिंग मटेरियल होगा तो वो आप लेके बैठ सकते हो. जो भी डेफिनेशन है या जो भी कॉन्सेप्ट है या फ्लो चार्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो भी मैं साइमल्टेनियसली लेक्चर देखते देखते अगर आप सारे नोट्स अगर आपके बुक में कॉपी करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आज का हमारा टॉपिक है लेट्स बिगिन ओवर हियर ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऑटोसोम एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या है. आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट हैं. कैन यू ऑल टेल मी. हमारे बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट हैं. टोटल क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. करेक्ट. अगर आप 23 क्रोमोसोम यहाँ पे बोल रहे हो 23 क्रोमोसोम मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम रहेंगे बच्चों. 46 क्रोमोसोम. करेक्ट. तो ये जो क्रोमोसोम का नंबर मैं बोल रही हूँ ये किस में बोल रही हूँ मैं. इन ह्यूमंस. क्यों मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया. बिकॉज एनिमल टू एनिमल एंड प्लांट्स टू प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करेगा. करेक्ट. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये जो है हम इसे डिवाइड कर देंगे अगेन 2 पार्ट्स में. कौन से 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. देखिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे जो लास्ट वाला हमारा जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे 23rd क्रोमोसोम. ठीक है. ये जो 23rd पेयर ऑफ हमारा जो क्रोमोसोम है ओके. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे इनिशियल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो हमारे जो इनिशियल 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या ये जो 23rd क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ये दोनों का मिलके यहाँ पे हो जाएगा टोटल 23. ठीक है. ये जो 23rd क्रोमोसोम है ये अलग अलग रहेगा मेल एंड फीमेल में. आप सबको पता ही है. अगर मैं फीमेल की बात करूंगी तो इन केस ऑफ द फीमेल डबल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एंड इन केस ऑफ द मेल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहेगा. करेक्ट. तो ये जो 23rd क्रोमोसोम मेल या फीमेल में प्रेजेंट है तो ये जो 23rd क्रोमोसोम मेल या फीमेल में जो प्रेजेंट है बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम. इसे हम लोग क्या बोलेंगे. सेक्स क्रोमोसोम. या इसे इन अदर लैंग्वेज यू कैन इवन कॉल इट एज एलोसोम. क्या बोलेंगे इसे. एलोसोम. तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है अगर ये कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन को लेके दूसरे जनरेशन तक अगर पास होते हैं तो हम उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है. नाउ इनिशियल 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. उसमें से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में आता है. बाकी के रिमेनिंग जितने भी 22 पेयर है इनके अलावा हमारे बॉडी में जितने भी टोटल 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसे बच्चों हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑटोसोम्स. क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग. ऑटोसोम्स. अब ये जो ऑटोसोम्स जो है ना ये क्या करते पता है. दीज ऑटोसोम्स दे आर रेस्पॉन्सिबल
फॉर अवर बॉडी कैरेक्टर। हमारा जो बॉडी का कैरेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हेयर लाइन है, मतलब यहाँ पे आपका जो डिम्पल गिरता है हंसते समय या बात करते समय, या यहाँ पे एक लेफ्ट चिन है, तो ये जो हमारे जो बॉडी के सारे कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल या जो होल्ड करता है वो है ऑटोजोम। करेक्ट। सेक्स क्रोमोसोम जो है ये एक्स एंड वाई, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे कि हमारा जो विजन है ये एक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड है, जो भी मेल फीचर है वो वाई क्रोमोसोम से यहाँ पे रिलेटेड है। तो अगर ऑटोजोम के वजह से अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर पास होता है तो हम इसे बोलेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्या हम लोग यहाँ पे बोलेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ऑटोजोम के वजह से कोई कैरेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर पास होते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। अगर ये एक्स एंड वाई के वजह से अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में एक्स सेल एंड स्पर्म सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो जो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दे आर ऑटोजोम, एंड जो 23rd है दे आर द एलोजोम। ठीक है, तो ऑटोजोम के वजह से या एलोजोम की वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो अब एग्जैक्टली ये है क्या, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये आज हम सब कवर अप करेंगे बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये सेशन को आखिरी तक देखना, बिकॉज काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लर्न करेंगे, एंड डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए जाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट तक। तो हम लोग आज बच्चों यहाँ पे देखेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? वी विल टॉक अबाउट ओवर हियर रिगार्डिंग द ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। ऑटोजोम के वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे के जनरेशन में पास होंगे। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स। सेक्स लिंक ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से लोकेटेड है, जो कैरेक्टर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से लोकेटेड है उनके अलावा जो भी कैरेक्टर आगे पास होंगे। ठीक है, अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? उनके बच्चे, बराबर। ऑफस्प्रिंग मतलब यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे? प्रोजेनी। थ्रू द ऑटोजोम, मतलब ऑटोजोम के थ्रू। ऑटोजोम क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उसका मीनिंग। तो इसे आप क्या बोलोगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे नोट डाउन करना व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन वापस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ body characters other than sex linked traits from parents to their offspring is called as autosomal inheritance। तो autosomal inheritance में बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे autosomal inheritance जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसेसिव जीन यहाँ पे कंट्रोल करेगा, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक है विच आर कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट जीन। You all are well aware what do you exactly mean by the dominant gene and recessive gene। आपको पता है कि डोमिनेंट जीन हमेशा खुद को ही वो एक्सप्रेस करेगा, सामने वाले को एक्सप्रेस होने का मौका देगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक है या ऐसे कुछ डिसऑर्डर है जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, रिसेसिव मतलब क्या? अगर अच्छा वाला जीन अगर प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव वाले को मतलब सप्रेस कर देगा, एक्सप्रेस होने का मौका नहीं देगा। रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा बट देयर इज वन कंडीशन, डोमिनेंट वहां पे एब्सेंट होना चाहिए। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में जीन्स जो है वो दो टाइप के आ जाएंगे, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे
ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने बच्चों मेंशन किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार मैंने ऐसे नोटिस किया है 12th के जो बोर्ड में MCQ आते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बच्चों का ना MCQ में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जाता है। मुझे पता है, आप पे बिल्कुल भरोसा है कि आप लोग जो थ्योरी का एग्जाम है काफ़ी अच्छे से लिख के आते हो। जितने भी ब्रीफ आंसर है, लेंदी आंसर है, आप एकदम अच्छे से रट के जाते हो, लिख के आते हो। बट हमारे बच्चों का सिली मिस्टेक या जो 1-2 मार्क्स कम हो जाता है वो है MCQ में। एंड दैट्स वाई ये जो अपने CET एग्जाम है, नीट एग्जाम है, ये सारे MCQ बेस्ड है। तो यहाँ पे MCQ में आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो यहाँ पे प्लीज नोट डाउन करना कौन से ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है एंड कौन से ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे विडोज पिक एंड हंटिंगटन्स डिजीज एंड विडोज पिक, ये जो डिजीज है, ये दोनों के दोनों जो डिजीज है दे विल कम अंडर द ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? डोमिनेंट। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ये विडोज पिक एंड हंटिंगटन जो डिजीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे विडोज पिक का मतलब क्या होता है? विडोज पिक का मतलब होता है ये हेयरलाइन, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हंटिंगटन्स डिजीज में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हंटिंगटन्स डिजीज में बेसिकली जो हमारा ऑर्गन्स है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इज इनबॉर्न। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब के लिए बस इतना याद रखना कि इट बिलोंग्स टू द रिसेसिव ट्रेट कैटेगरी। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लॉट्स होते जाएंगे बॉडी में, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, दे विल स्टार्ट यहाँ डैमेजिंग। अगेन सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी लर्न किया है कि जो हमारा RBC का जो शेप है वो चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में ये 3 डिसऑर्डर्स आएंगे एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में ये 2 आएंगे। तो अगर MCQ में अगर इन तीनों में से या इनमें से अगर कुछ आता है तो यू शुड बी वेरी वेल इन एडवांस प्रिपेयर्ड कि एग्जैक्टली आपका आंसर क्या होगा करके। ठीक है, तो चलिए अभी आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग द विडोज पिक। विडोज पिक काफी इजी है। ओके, विडोज पिक आपको एग्जैक्टली क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चों अगर आप केयरफुली देखोगे ना, पे अटेंशन हियर, आपको यहाँ पे देखना है वी शेप हेयरलाइन मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा हेयरलाइन का जो टाइप है एग्जैक्टली कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका यहाँ पे फोरहेड का लाइनिंग है ना काफी स्ट्रेट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज कंप्लीटली स्ट्रेट। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देखिए ये जो हेयरलाइन है यहाँ पे वी शेप बन रहा है यहाँ पे। चलिए मिरर में आप अपने आप को एक बार देख लीजिए कि आपका जो फोरहेड का जो हेयरलाइन का जो पैटर्न है ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है। ये जो फर्स्ट वाले कैटेगरी में आ रहा है कि सेकंड वाले कैटेगरी में आ रहा है, एक बार जरा देख लो। ठीक है, तो ये जो हेयरलाइन अगर वी शेप आपका है, अगर आपने मिरर में या मोबाइल के कैमरा में, सेल्फी वाले कैमरा में अगर आपने खुद को नोटिस किया है, तो आप अगर ऐसा अगर वी शेप हेयरलाइन प्रेजेंट है तो ये वी शेप हेयरलाइन को वी से विडोज पिक, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? विडोज पिक। अगर स्ट्रेट हेयरलाइन प्रेजेंट है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? नो विडोज पिक। क्या बोलेंगे? नो विडोज पिक। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है विडोज पिक एंड नो विडोज पिक, इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय वन जीन। ठीक है, जो कि ये जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी, ये कौन से कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन मतलब क्या? ये वाला जो फीचर है हमारे बॉडी के अंदर, दिस वन, ये वाला जो फीचर है दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है। ऑलराइट, एंड ये वाला जो फीचर जो है स्ट्रेट हेयरलाइन वाला जो फीचर है दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। स्ट्रेट हेयरलाइन वाला रिसेसिव ट्रेट है एंड ये वाला जो है दिस वन इज द डोमिनेंट ट्रेट। अब एग्जैक्टली मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ओके, कपल्स है, मान लो मॉम या डैड में का, डैड का जो हेयरलाइन है ये विडोज पिक का है एंड मम्मी का जो हेयरलाइन है वो स्ट्रेट हेयरलाइन है। तो उनके बच्चे कैसे होंगे? अभी
ठीक है, बच्चों के बॉडी में डैड का भी जीन जाएगा एंड मम्मी का भी जीन जाएगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स सारे जो बच्चे हैं दे विल गेट द विडोज पिक। क्यों? बिकॉज विडोज पिक वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है एंड स्ट्रेट हेयर लाइन वाला जो जीन है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इफ आई डिस्कस रिगार्डिंग द पैटर्न, तो एज यू कैन सी दैट ओवर हियर ये जो डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसे ये विडोज पिक का इनिशियल लेटर यहाँ पे क्या आएगा? विडोज पिक का अगर आप यहाँ पे इनिशियल लेटर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे विडोज पिक के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, एंड इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पे विडोज पिक कैटेगरी में दो कंडीशन आ जाएंगे, एक आएगा होमोजाइगस कंडीशन, एक आएगा यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी आएंगे, एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो भी ये विडोज पिक कैटेगरी में आएगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ अगर आप देखोगे ये वाला रिसेसिव है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वन इज होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, एंड यहाँ पे जो दोनों के दोनों जीन्स से कौन से टाइप के यहाँ पे दे हैव बोथ आर द रिसेसिव जीन्स। तो स्ट्रेट हेयरलाइन तभी एक्सप्रेस होगा आगे के ह्यूमन बीइंग में जब दोनों भी जीन्स कैसे रहेंगे, रिसेसिव कैटेगरी में रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला यहाँ पे आएगा होमोजाइगस कंडीशन, करेक्ट। यहाँ पे दोनों के दोनों जो जीन्स है दे आर द होमोजाइगस डोमिनेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, बोथ आर द डोमिनेंट जीन ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में हियर इन दिस केस दिस वन हियर इज हेटेरोजाइगस, ओके, बट दोनों केस में क्या होगा, विडोज पिक एक्सप्रेस होगा। तो जो विडोज पिक है दो कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। कौन से दो कंडीशन में विडोज पिक एक्सप्रेस होगा? आइदर दोनों कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए या एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू। क्यों वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं? बिकॉज दो में से एक जो है वो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, एंड हमारा जो विडोज पिक वाला कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैटेगरी में आ रहा है। तो बच्चों इतना ही है विडोज पिक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो विडोज पिक आपको बस ये बता रहा है हमारा एक कोई बॉडी का कैरेक्टर है वो कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, दैट्स इट। ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई बीमारी है क्या, कुछ है क्या, नो। जस्ट लाइक डिम्पल, अगर मॉम या डैड में दोनों में से किसी को अगर हंसते समय या बात करते समय चिक्स पे अगर डिम्पल्स आ रहे एंड वो बच्चे में आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, वैसा ही ये विडोज पिक है। तो यहाँ पे अगर फोरहेड अगर स्ट्रेट लाइन है या वी शेप है, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मोनोहाइब्रिड मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ प्रोबेबिलिटी, सो यू विल अंडरस्टैंड। तो विडोज पिक बच्चों दो कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, विडोज पिक जो है ये दो कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। कौन से दो कंडीशन में विडोज पिक यहाँ पे एक्सप्रेस होगा बताइए? एक तो दोनों भी कैपिटल डब्ल्यू चाहिए या दोनों भी कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, एंड स्ट्रेट हेयरलाइन कब यहाँ पे एक्सप्रेस होगा? स्ट्रेट हेयरलाइन एक्सप्रेस होगा जब दोनों जीन्स कैसे रहेंगे, रिसेसिव रहेंगे। ऑलराइट, अब मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख रही हूँ, मदर एंड फादर। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं फादर हैज गॉट द विडोज पिक कैपिटल डब्ल्यू, ओके, मम्मा हैज गॉट द स्ट्रेट हेयरलाइन, मतलब मम्मी का जो हेयरलाइन है यहाँ पे काफी स्ट्रेट है एंड डैड का हेयरलाइन यहाँ पे वी शेप है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा देखिए यहाँ पे, तो ये पेरेंट जनरेशन हो गया। तो पेरेंट जनरेशन के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों को विडोज पिक होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मदर स्ट्रेट हेयरलाइन, फादर विडोज पिक। तो यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होगा अभी यहाँ पे, ठीक है। गैमेट्स फॉर्म करने में आप सारे एक्सपर्ट हो, ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट आप ये नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज अगर आप में से कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें से काफी सारे एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए ये स्मॉल डब्ल्यू ये कैपिटल डब्ल्यू एक साथ मर्ज हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंगली डोमिनेंट लेटर पहले आएगा, रिसेसिव लेटर बाद में आएगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला थर्ड के साथ जाएगा, ये सेकेंड थर्ड के साथ जाएगा एंड सेकेंड फोर्थ के पास जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, मतलब जो यहाँ पे बच्चों का जनरेशन रहेगा, बच्चों के जनरेशन में सबको यहाँ पे क्या दिखेगा, विडोस्पीक आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, दिस इज ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें विडोस्पीक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो एक कैपिटल W एक स्मॉल w है, तो एक यहाँ पे अगर कैपिटल W है और दूसरा अगर यहाँ पे स्मॉल w है, मतलब यहाँ पे बच्चे के जनरेशन में क्या यहाँ पे नोटिस होगा, विडोस्पीक, मतलब सारे बच्चों को विडोस्पीक दिखेगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज वन डोमिनेंट जीन। तो ये जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है, दिस कम्स अंडर द डोमिनेंट थिंग। ऑलराइट, आगे मान लो अभी यहाँ पे सेल्फिंग हुआ। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी कि मॉम डैड दोनों को विडोस्पीक प्रेजेंट है, बट उनका जो बच्चा है उन दोनों में से किसी को भी विडोस्पीक नहीं है, बट वो बच्चे का हेयरलाइन स्ट्रेट है। सो डज दैट मीन कि वो बच्चा उनका नहीं है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे मान लो देयर इज वन अनदर पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ, शायद यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द बेटर वे। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको पता है कि हम लोग ये F2 जनरेशन के लिए हम लोग ये फॉलो करते थे प्यूनेट स्क्वायर जैसे, जो कि हमारे लिए काफी इजी होता है ड्रॉ करने के लिए। तो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। तो मान लो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फीमेल एंड मेल, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉम डैड, यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ये दोनों को भी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दे बोथ हैज गॉट विडोस्पीक। ये दोनों में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बताइए, यहाँ पे दोनों में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे विडोस्पीक प्रेजेंट है। मम्मी में भी विडोस्पीक प्रेजेंट है, डैड में भी विडोस्पीक प्रेजेंट है। अब लेट्स सी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो हमारा मेथड है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये W इसके साथ जाएगा, कैपिटल W कैपिटल W, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w, ठीक है। अब देखिए बाकी के जो तीन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, दिस वन, ये जो उनका बच्चा है, इस बच्चे का आया यहाँ पे स्ट्रेट हेयर लाइन। ये बच्चे का क्या आया यहाँ पे, स्ट्रेट हेयर लाइन। देखो मॉम डैड दोनों का हेयर लाइन कैसे था, विडोस्पीक वाला था, बट बच्चे का स्ट्रेट हेयर लाइन आया, तो बच्चे का स्ट्रेट हेयर लाइन का पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ओवर हियर जो कि हम लोग विडोस्पीक के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड रिमेनिंग जो तीन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये रिमेनिंग तीन कौन से कैटेगरी में आएंगे, ये रिमेनिंग जो तीन बच्चे हैं इनमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे विडोस्पीक प्रेजेंट है। तो आई होप बच्चों विडोस्पीक एग्जैक्टली क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी सिंपल है, विडोस्पीक में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो जरा यहाँ पे नोट डाउन करना एक बार। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये स्क्रीन का जो भी है नोट डाउन कर लेना फटाफट। नाउ उसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आफ्टर द विडोस्पीक, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया एग्जैक्टली क्या है बच्चों, फिनाइल कीटोन यूरिया दिस इज वन ऑफ द इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये बचपन से ही होता है बच्चों में। ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद ये डिसऑर्डर सडनली डेवलप हो जाएगा पर्सन के अंदर, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया दिस इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, सी हमारे बॉडी के अंदर टोटल क्या होता है ना, टोटल अलग अलग 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर यूजुअली कन्वर्ट होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है ना, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे बच्चों
फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये एंजाइम क्या करता है ना, अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसके लिए ये रिएक्शन काफ़ी मैंडेटरी है। तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। सी, हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका काम क्या है, ये अमाइनो एसिड है। ये फिनाइल एलानाइन क्या है यहाँ पे, दिस इज द अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट होना चाहिए दूसरे अमाइनो एसिड में, जिसका नाम है यहाँ पे टायरोसिन। ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे बच्चों, टायरोसिन। ये कन्वर्जन कब पॉसिबल है, ये कन्वर्जन पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम बच्चों, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो ही फिनाइल एलानाइन, ये जो अमाइनो एसिड है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ भी बीमारी बिल्कुल नहीं होगी, वी विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट मान लो सडनली ऐसा कुछ रिएक्शन हो गया हमारे बॉडी के अंदर कि ना, सडनली ऐसा हो गया कि ये जो फिनाइल एलानाइन है, बिकॉज ऑफ सम रीजन ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना बंद हो गया, ये अभी प्रोड्यूस हो रहा ही नहीं है एंजाइम। तो मुझे बताओ, अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? ये एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये कैटलिस्ट के वजह से ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो पा रहा है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। बट कुछ ऐसे म्यूटेशन हो गया बॉडी के अंदर या कुछ प्रॉब्लम हो गया ऑटोसोम्स के अंदर, जिसकी वजह से ये एंजाइम हमारा बॉडी प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा बच्चों, ये फिनाइल एलानाइन एज इट इज बॉडी में स्टोर होने लगेगा, ये टायरोसिन में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब ये अगर एब्सेंट रहेगा तो इसका लेवल हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में बढ़ते जाएगा। तो ये जो फिनाइल एलानाइन है, फिनाइल एलानाइन gets stored in our phenylalanine gets stored in our body in the absence of enzyme। अगर ये वाला एंजाइम अगर एब्सेंट रहेगा तो इसका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ते जाएगा, एंड अगर इसका लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ गया तो दैट इज द डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये बीमारी में बच्चों क्या होता है, ये बीमारी में एग्जैक्टली आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, ये बीमारी के पेशेंट दिखते कैसे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल रखने के लिए। आई हैव टेकन दिस इमेजेस फ्रॉम द गूगल, आपको बस दिखाने के लिए मैंने गूगल से ये इमेजेस लिए हैं। ये पर्सनली किसी पेशेंट को ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हो, तो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये इमेजेस लिए हैं जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फिनाइल एलानाइन का जो लेवल है हमारे बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिनाइल एलानाइन इसका जो अमाउंट है हमारे बॉडी में बढ़ेगा। फिनाइल एलानाइन का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। हमारे बॉडी में ये अगर इंक्रीज होगा तो ये कहाँ पे जमा हो जाएगा, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट मतलब क्या, स्टोर होना। कहाँ कहाँ ये जमा हो जाएगा, फिनाइल एलानाइन हमारे ब्लड में जाके स्टोर हो जाएगा, ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज होगा, एंड इसका लेवल बढ़ेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। अब बच्चों सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट इज प्रेजेंट अराउंड, cerebrospinal fluid is present around brain and spinal cord। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन के अराउंड एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक पानी जैसा लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
ठीक है। तो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो भी लिक्विड प्रेजेंट है हम उसे क्या बोलेंगे, CSF। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये फिनाइलएलानाइन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है एंड वो ब्लड में एंड CSF में उसका लेवल काफी बढ़ता है। अब इसके सिम्टम्स बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है इसमें एग्जैक्टली। तो अब इसका लेवल ब्रेन के अराउंड बढ़ रहा है ना, तो अगर इसका लेवल अगर ब्रेन के अराउंड बढ़ रहा है तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ये अमाइनो एसिड ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, मतलब बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा एंड कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन, मतलब वो बच्चा जो है उस बच्चे की मानसिक स्थिति बराबर नहीं होगी, वो बच्चा मेंटली थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है। अगेन एक्सेस ऑफ फिनाइलएलानाइन, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना बच्चों। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक्सेस फिनाइलएलानाइन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। आपको तो पता ही है हमारा बॉडी कैसा है ना, काफी अच्छा है। हमारे बॉडी को ना कोई चीज ज्यादा चाहिए ना कोई चीज कम चाहिए। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन ले लो या कोई एंजाइम ले लो, किसी की भी अगर कमी होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर हमारे बॉडी में कोई चीज ज्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों अगर फिनाइलएलानाइन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ता है तो वो जो एक्स्ट्रा है ना, तो वो एक्स्ट्रा यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फिनाइलएलानाइन है यूरिन के थ्रू बाहर आता है, दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो यूरिया, यूरिया मतलब क्या, यूरिन। ओके, फिनाइल कीटोन मतलब क्या होगा यहाँ पे, फिनाइलएलानाइन। तो ये जो फिनाइलएलानाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट है यूरिन के थ्रू वो बाहर आ रहे। तो दैट्स व्हाई ये जो बीमारी है, ये जो डिसऑर्डर है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है। तो आई होप बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया एग्जैक्टली क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो विडोस्पिक एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया ये दोनों ऑटोजोम से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। विडोस्पिक का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट था, वेरएज फिनाइलएलानाइन का जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव कैटेगरी में आएगा। इसके लिए हम सब बच गए। अगर ये फीचर अगर डोमिनेंट होता तो शायद काफी सारा जो पॉपुलेशन है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया से अफेक्ट हो जाता। ठीक है। तो आई होप बच्चों ऑटोसोमल इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या है ये आप सबको समझ में आया होगा। ऑलराइट, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। हम आई होप आपको याद होगा कि हमने लास्ट सेशन में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में लर्न किया था। याद है थोड़ा थोड़ा, नहीं याद, कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आई होप आपको पता होगा। कोई बात नहीं, वापस एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। मान लो कि ये वाला जो है ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, एंड ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया दिस वन इज अ वाई क्रोमोसोम। अच्छा, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होना चाहिए ना, दोनों ऑलमोस्ट मैंने इक्वल ड्रॉ कर दिया। आप भी ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आप जब वाई क्रोमोसोम निकालोगे तो इट शुड बी शॉर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप नोटिस करोगे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में, ये जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का दिस वन इज द वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का ये जो अपर पोर्शन है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम का ये जो अपर पोर्शन है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। नॉन होमोलॉगस का मीनिंग क्या है, आई होप आपको याद होगा। नॉन होमोलॉगस का मतलब ये होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट जहां पे सिमिलर जीन्स प्रेजेंट नहीं है, जहां पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। तो ये ऐसा एरिया है जहां पे अलग अलग, मतलब एक्स के पास अलग जीन्स है, वाई के पास अलग जीन्स है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एक्स वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ वापस एक बार, ये एक्स वाले के पास जो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्स लिंक्ड जीन्स जो कि अलग है कंप्लीटली, एंड ये जो वाई वाला जो रीजन है इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा वाई लिंक्ड जीन्स। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप ये वाला रीजन अगर आप देखोगे एक्स एंड वाई का, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक्स एंड वाई का ये वाला जो रीजन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इस रीजन को
हम बोलते हैं यहाँ पे होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बच्चों होमोलॉगस रीजन एक्स एंड वाई का सेम है, तो इसका मतलब होमोलॉगस रीजन सेम है मतलब क्या, ये एक्स पार्ट एंड वाई पार्ट में सेम टाइप के जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पास होने का सवाल उठता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, इनका ये नॉन होमोलॉगस रीजन है। तो एक्स के पास एक्स लिंक जीन्स है, वाई के पास वाई लिंक जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के पास कुछ पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी एक्स एंड वाई से रिलेटेड जो भी जीन्स है वो पेरेंट्स से बच्चे के जनरेशन में पास होगा। तो ये जो इनहेरिटेंस है, इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। डेफिनेशन क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, देखिए रीड कीजिए। जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये तो पता ही है, मतलब यहाँ पे एक्स लिंक्ड जीन्स, यहाँ पे वाई लिंक्ड जीन्स। द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड एज, ट्रेट्स का मतलब आपको पता ही होगा, ट्रेट मतलब क्या, कैरेक्टर। ट्रेट मतलब क्या बच्चों, ट्रेट मतलब क्या होगा यहाँ पे, कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच आर डिटरमाइंड बाय एक्स एंड वाई, उसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सेक्स लिंक ट्रेट्स। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब ये जो भी एक्स एंड वाई है इनके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे जो आगे के जनरेशन में पास होगा, तो इसे आप क्या बोलोगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो एज यू कैन सी दैट हियर इन दिस एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, सो यू विल अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे एक्स लिंक ट्रेट्स, मतलब एक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कौन से कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाएगा। एक्स क्रोमोसोम मेल में भी प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी प्रेजेंट है। तो एक्स क्रोमोसोम में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो क्या हो सकता है, पेरेंट्स की वजह से बच्चों को हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया का मतलब क्या है वो हम लोग इसके आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता एंड कंटिन्यू खून बहते रहेगा, ब्लीडिंग होगा। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी हम लोग आगे लर्न करेंगे इसके बाद। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो इंसान है या पेशेंट आप उसे बोल सकते हो, वो अलग अलग कलर बिल्कुल देख नहीं पाता। अगर आप उस इंसान के सामने रेड ग्रीन ऐसे अगर ब्राइट कलर्स अगर आप लाके रखोगे, वो अलग अलग कलर बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा या पहचान नहीं पाएगी, बिकॉज उनका जो ये रेटिना है ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो उस इंसान को सब चीज़ें ग्रे कलर की दिखाई देगी, ब्लैक एंड व्हाइट उनकी दुनिया रहेगी। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या, यूजुअली जैसे रात होगा या जैसे नाइट होगा तो उनका विजन लॉस्ट होगा, मतलब डे टाइम में वो देख सकते हैं बट नाइट टाइम में इस पेशेंट को थोड़ा सब चीज़ें ब्लर दिखाई देगी। मायोफिया, मायोफिया में बच्चों क्या होता है, मायोफिया में यहाँ पे अगर आप देखोगे, मायोफिया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नियर साइटेडनेस। मतलब यहाँ पे मायोफिया जिनको होता है वो नज़दीक की चीज़ें क्लियर देख पाएंगे बट दूर की चीज़ें उनको ब्लर दिखाई देगी। मतलब दूर का ब्लर दिखेगा एंड नज़दीक का एकदम क्लियर दिखेगा। हम लोग चश्मा भी डालते हैं ना, दूर का चश्मा या नज़दीक का चश्मा हम लोग बोलते हैं ना, तो मायोफिया मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, दूर का चश्मा, नज़दीक का क्लियर दिख रहा है बट दूर का कुछ दिख रहा नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, मसल्स वीक होने लगते हैं। मसल्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगते हैं। ठीक है, एंड मसल का बॉडी से काफ़ी लॉस होता है, मसल काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये क्यों है, मतलब ये जो सारे डिसऑर्डर है ये तब होगा जब एक्स क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ होगा। तो अगर पेरेंट्स में से मॉम या डैड को अगर इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे में ये पास हो सकता है। 50-50% चांसेस, 25% चांसेस जो भी है, इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आगे देखिए वाई लिंक के बारे में, वाई लिंक का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वाई लिंक के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है
कि वाइलिंग के ऊपर भी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक है। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस मतलब क्या? आपने कभी देखा है क्या कि जो कान है ना, कान का एरिया, तो काफी बार आपने काफी कुछ लोगों में देखा होगा, मेल में स्पेशली, इन केस ऑफ द मेल उनके कानों के यहाँ पे ना काफी बाल होते हैं, तो कानों के यहाँ से जो काफी ज्यादा बाल बाहर आते हैं ना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये जो हाइपर ट्राइकोसिस वाला जो फीचर है, ये वाई क्रोमोसोम से लोकेटेड है। तो बच्चों, वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं होता, वाई क्रोमोसोम मेल में ही प्रेजेंट होगा। तो ऑफ कोर्स ये जो हाइपर ट्राइकोसिस का जो कंडीशन है, ये मेल को, फीमेल को बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर फादर में ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो उनके सन में ही जाएगा, मतलब उनके बेटे में ही जाएगा, बेटी में बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, तो ये ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को कि हाइपर ट्राइकोसिस फीमेल में होगा कि नहीं होगा। तो फीमेल में नहीं होगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम फीमेल में है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या है, एंड हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक्स लिंक इनहेरिटेंस, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कलर ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया। ये एग्जैक्टली क्या है, पेरेंट्स अफेक्ट होंगे तो व्हाट आर द चांसेस कि बच्चों में भी वो डिजीज होगा या डिसऑर्डर होगा। लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो सबसे पहले आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एग्जैक्टली कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस मतलब इनकी कलरफुल दुनिया बिल्कुल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बच्चा लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकता है, सीईटी नीट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रिसेसिव, मतलब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये डोमिनेंट फीचर बिल्कुल नहीं है, ये रिसेसिव फीचर है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए, इजी चीज़ों में ही हम लोग एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं। रिसेसिव, डोमिनेंट, ये काफ़ी हमें फैमिलियर लगता है एंड उसी में हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज द एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर वेयर पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिकली रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब वो इंसान जो है रेड कलर ग्रीन कलर बिल्कुल पहचान नहीं पाता, ऑलराइट, एंड सारी चीजें उस इंसान को कौन से कलर की दिखाई देगी, ग्रे कलर की। ठीक है, तो मैंने ग्रे कुर्ती डाली है, दैट डजंट मीन कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो एक्चुअली इसका कलर ग्रे ही है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओवर हियर रेड एंड ग्रीन। तो रेड एंड ग्रीन अगर आप देख नहीं पा रहे हो, अल्दो उस इंसान के सामने आप कलरफुल चीजें रखोगे वो देख नहीं पाएंगे, तो दैट इज द कंडीशन हियर। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्यों होता है, एक्स लिंक जीन्स यहाँ पे दिया है एक्ससी, विच प्रिवेंट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल। मतलब ये जो जीन अगर प्रेजेंट रहेगा, हमारे आईज के अंदर रेटिना होता है, रेटिना में कोन्स प्रेजेंट होता है जो कि कलर को आइडेंटिफाई करता है, कोन्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आंखों के अंदर जो कि कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो जीन है स्पेसिफिकली ये कलर को आइडेंटिफाई करने देता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, बराबर। तो ये जो एक्स स्मॉल सी मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स स्मॉल सी मतलब क्या, इनको कलर ब्लाइंडनेस होगा। मतलब एक्स स्मॉल सी का मतलब क्या होता है, एक्स स्मॉल सी मतलब दिस इज द कलर ब्लाइंड वाला जीन। ठीक है, एक्स कैपिटल सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे होगा नॉर्मल जीन। एक्स स्मॉल सी का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल जीन। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ऐसी है कि ये जो ये वाला जो जीन है, दिस वन इज द डोमिनेंट ट्रेट। मतलब ये जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, बराबर, मतलब नॉर्मल विजन का रहेगा। एंड ये वाला जो है ना, दिस वन ओवर हियर, ये जो रहेगा ये रहेगा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, कलर ब्लाइंड वाला जो जीन है ये रिसेसिव ट्रेट कैटेगरी में जाएगा एंड ये वाला जो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल ट्रेट कैटेगरी में यहाँ पे जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कलर ब्लाइंड का जीन मेल में या फीमेल में एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक चीज याद रखना, कलर ब्लाइंड का जो जीन है ये होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो उस इंसान को कलर ब्लाइंड नहीं होगा, दैट विल बी द कैरियर। ये जीन एक्सप्रेस करने के लिए एंड और एक चीज याद रखना बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस का चांसेस फीमेल में थोड़ा कम है एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक अगर फॉल्टी होता है तो दूसरा तो अच्छा ही रहेगा, करेक्ट। एंड मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज़्यादा इसके वजह से है बिकॉज मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो मेल के पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो 101% उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज दूसरा वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम का एंड हमारे नॉर्मल विजन का कोई भी मतलब रिलेशन है ही नहीं। ओके तो इसके लिए मेल में कैसा है, आइदर कलर ब्लाइंड होगा या कलर ब्लाइंड नहीं होगा, देयर इज नो इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा वेरी क्लियरली, एज यू कैन सी दैट ओवर हियर। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन है, मेल एंड फीमेल। फीमेल में अगर आप यहाँ पे देखोगे केयरफुली, ठीक है, फीमेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहेगा। मेल में कैरियर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आइदर मेल कैन बी कलर ब्लाइंड, मतलब ये स्मॉल सी यहाँ पे प्रेजेंट है, या मेल कैन बी नॉर्मल, कैपिटल सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल में देखो 3 अलग अलग कंडीशन है। 3 अलग अलग कंडीशन क्यों है? बिकॉज फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल कैन बी आइदर नॉर्मल, मतलब इसके पास दोनों भी कैपिटल सी प्रेजेंट है। फीमेल कैन बी आइदर, मतलब उसको कलर ब्लाइंड तब होगा जब दोनों भी रिसेसिव जीन प्रेजेंट रहेंगे, जब डोमिनेंट एब्सेंट रहेगा। फीमेल कैन बी कैरियर जब एक कैपिटल सी होगा एक स्मॉल सी होगा। तो फीमेल में इसके चांसेस कम है एंड मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो मान लो अब शायद मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करोगे यहाँ से। लेट्स अज्यूम, ओके, अब हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कलर ब्लाइंड मेल marries with, if colorblind male marries with normal female, अगर कलर ब्लाइंड मेल ने नॉर्मल फीमेल के साथ अगर शादी किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन बीइंग कलर ब्लाइंड और नॉर्मल। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो बच्चों को कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप नीट का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना, जेनेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन सीईटी में भी आते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है उसके एमसीक्यू आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विथ हुम, नॉर्मल फीमेल। तो कलर ब्लाइंड मेल है तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स स्मॉल सी एंड वाई। ओके, मैरिज विथ ओवर हियर नॉर्मल फीमेल। फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, मतलब दोनों भी यहाँ पे कैपिटल सी रहेगा, दोनों यहाँ पे कैपिटल सी रहेगा, करेक्ट। तो दिस इज अ वन ऑफ द कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी हम लोग यहाँ पे वी विल फॉर्म ओवर हियर गैमेट। गैमेट हम लोग यहाँ पे फॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने गैमेट फॉर्म कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गैमेट। ऊपर का जो था इसे हम लोग बोलेंगे पेरेंट जनरेशन, ठीक है। ये कलर ब्लाइंड मेल है एंड शी इज अ नॉर्मल फीमेल। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स स्मॉल सी वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल सी कैपिटल एक्स कैपिटल सी। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा। ये फर्स्ट वाला सेकंड के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, ये फर्स्ट वाला थर्ड के साथ जाएगा, ये इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन होने के बाद हमें आंसर देखिए बच्चों क्या मिलेगा। यहाँ पे ये डोमिनेंट लेटर है, ये रिसेसिव लेटर है। अगेन मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट वाला पहले आएगा, बाद में रिसेसिव वाला आएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल सी कैपिटल एक्स स्मॉल सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है ये फोर्थ वाले के साथ जाएगा। तो वापस कॉम्बिनेशन बच्चों क्या आएगा बताइए, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल सी। अगेन ये कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन में जाएंगे, ये जो सेकेंड वाला है 3 के साथ जाएगा। तो बच्चों आंसर देखिए क्या आएगा,
ये y है जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये x है जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो x कैपिटल C y। अगेन यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, ये जो सेकेंड है ये आएगा यहाँ पे फोर्थ के साथ, तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या आएगा, x कैपिटल C एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे केयरफुली बच्चों नोटिस करना, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है, कैन आई से दैट हियर ऑफस्प्रिंग जनरेशन, मतलब है बच्चे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली उनका कंडीशन क्या है। डबल एक्स दोनों जगह पे है, तो डबल एक्स दोनों जगह पे है, इसका मतलब कैन आई से दैट दे बोथ आर द डॉटर। करेक्ट, एक्स एंड वाई प्रेजेंट है, तो एक्स एंड वाई मतलब क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, यस एब्सोल्युटली राइट, दे बोथ विल बी सन। ठीक है, अब मुझे बताओ सोच समझ के, ये दोनों डॉटर जो है आर दे कलर ब्लाइंड और दे आर कैरियर, कि वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्या लग रहा है आप लोगों को, ऊपर देखो और बताओ मुझे यहाँ पे आंसर। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू फील। एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, ये हमारा नॉर्मल वाला जीन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो है दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल डोमिनेंट जीन, बराबर। एंड ये वाला जो है ये हमारा क्या है, छोटू वाला क्या है यहाँ पे पास, ये जो छोटू वाला है दिस इज द कलर ब्लाइंड जीन जो कि रिसेसिव है। तो मुझे बताइए डॉटर्स में कलर ब्लाइंड एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। बट ये डॉटर उसके आगे के जनरेशन में कलर ब्लाइंड को स्प्रेड कर सकती है, यस क्यों कर सकती है, बिकॉज उसके पास डिफेक्टिव जीन है, मतलब इसको कलर ब्लाइंड नहीं होगा बट शी कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस डॉटर इज कैरियर, दिस डॉटर इज कैरियर। यहाँ पे क्या होगा, एक्स नॉर्मल है एब्सोल्युटली एंड वाई भी नॉर्मल है, मतलब सन वोंट बी अफेक्टेड, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ नॉर्मल सन, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे 4 कंडीशन है, ओके 25 25 25 25, तो 2 जन यहाँ पे कैरियर होते हैं, 2 जन यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी, सो 50% चांसेस आर देयर डॉटर्स कैन बी कैरियर एंड 50% आर द सन कैन बी नॉर्मल। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, पप्पा डिफेक्टिव थे, मतलब यहाँ पे डैड को कलर ब्लाइंड हुआ था, डैड के वजह से यहाँ पे डॉटर अफेक्ट हो गई, डैड के वजह से उनका सन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों सन यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज ये जो फादर है कलर ब्लाइंड थे, बट कलर ब्लाइंड का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे था, वो वाई क्रोमोसोम पे बिल्कुल उसका लेना देना नहीं है। एंड जब लड़का होगा, लड़के में डैड का वाई क्रोमोसोम पास होगा जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल है, एंड ये बच्चे की जो मम्मी है वो तो नॉर्मल है, उनके पास तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, तो मम्मी एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे उनके बच्चे में ट्रांसफर की एंड डैड का वाई क्रोमोसोम इस बच्चे में आ गया। तो इसके वजह से जो कलर ब्लाइंड फादर होते हुए, कलर ब्लाइंड फादर होते हुए उनका जो बेटा है वो नॉर्मल है, बट फादर के वजह से उनकी जो बेटी है वो कैरियर हो गई। देखो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो गया, पप्पा के वजह से लड़की अफेक्ट हो गई। ठीक है, मान लो इन फ्यूचर ये जो कैरियर डॉटर है, अभी इसको नहीं पता कि उसको कलर ब्लाइंड है कि नहीं, तो इन फ्यूचर कुछ साल बाद ये जो कैरियर डॉटर है शी गॉट मैरिड विद द नॉर्मल मेल, मतलब ये जो कैरियर डॉटर है इसने नॉर्मल इंसान के साथ शादी कर ली। तो अब हम देखेंगे कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम नाउ सेकेंड, लेट्स से कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल मैरिज विथ, कैरियर फीमेल मैरिज विथ नॉर्मल मेल। अब कंडीशन क्या है, कैरियर फीमेल मैरिज विद द नॉर्मल मेल, फीमेल कैरियर है बच्चों, फीमेल कैरियर है मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, मेल यहाँ पे नॉर्मल है एक्स कैपिटल सी एंड वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे दिस आर द कैरियर, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी पेरेंट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी, यहाँ पे गैमेट्स,
अब देखते हैं यहाँ पे गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो गैमेट यहाँ पे फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी एंड वाई। सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉर्मल कैरियर फीमेल, मतलब वो जो पिछले वाला जनरेशन मैंने अभी जस्ट शो किया था, दैट डॉटर गॉट मैरिड विद द नॉर्मल मेल इन फ्यूचर। तो अभी उनका आगे का नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी उनका नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा। ये वाला जो है ये फर्स्ट कंडीशन ये थर्ड कंडीशन के साथ मैच करेगा। यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल सी है, बराबर। तो क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, ओके। उसके बाद ये जो फर्स्ट है ये यहाँ पे जाएगा फोर्थ के पास, एक्स कैपिटल सी है, यहाँ पे वाई है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स कैपिटल सी एंड वाई, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंड है ये सेकेंड पर्सन विल गो टू द थर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे स्मॉल सी है अभी और यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ पे कैपिटल सी है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बच्चों देखिए क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला है अब जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाले के पास। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्मॉल सी एंड वाई। नाउ कंडीशन पूरा का पूरा उल्टा हो गया। इसके पहला वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसमें कलर ब्लाइंड मेल ने जब नॉर्मल फीमेल के साथ जब शादी किया था तो 50% चांसेस थे कि डॉटर कैरियर होगी एंड उनका बेटा नॉर्मल होगा। यहाँ पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये चारों के चारों जो कंडीशन है कंप्लीटली अलग है। यहाँ पे कैरियर फीमेल गॉट मैरिड विद द नॉर्मल मेल। अगर आप यहाँ पे देखोगे चार के चार अलग अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पे चारों अलग अलग है यहाँ पे। सो व्हाट इज द कंडीशन, लेट्स सी दैट ओवर हियर। केयरफुली देखना, यहाँ पे कैपिटल एक्स सी, एक्स एक्स मतलब डॉटर, बराबर। दोनों भी एक्स नॉर्मल है, दोनों भी एक्स नॉर्मल है, मतलब आई कैन से दैट हियर, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, नॉर्मल डॉटर, मतलब डॉटर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज दोनों भी एक्स क्रोमोसोम कैसे नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन एक्स वाई मतलब क्या रहेगा, सन रहेगा, वाई क्रोमोसोम है मतलब बेटा रहेगा। एंड इस बेटे के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये बेटे के पास एक्स क्रोमोसोम एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, नॉर्मल सन, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखो, अभी एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, मतलब एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव है, मतलब एक्स एक्स मतलब डॉटर रहेगी, एक नॉर्मल वाला जीन है, एक डिफेक्टिव वाला जीन है, मतलब दिस डॉटर इज गोइंग टू बी अ कैरियर, मतलब ये जो उनकी डॉटर रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डॉटर इज कैरियर, डॉटर इज कैरियर। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द नेक्स्ट एक्स सी वाई। अब देखो इंटरेस्टिंग, एक्स स्मॉल सी एंड वाई, मतलब ये एक्स वाई मतलब बेटा रहेगा, तो ये बेटे को कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा, सोच समझ के आंसर देना कि ये कैरियर होगा। नहीं, मेल में कैरियर कंडीशन एग्जिस्ट करता नहीं है। मेल हमारे सीधे साधे काफी सिंपल है, आर या पार सिचुएशन होता है मेल लोगों का, आइदर वो नॉर्मल रहेंगे या उनको कलर ब्लाइंड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लड़का है उनका डिफेक्टिव पैदा होगा, तो ये जो मेल है दिस बॉय विल गेट द कलर ब्लाइंड, मतलब मैं बोलूंगी यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन, द सन विल बी कलर ब्लाइंड। तो बच्चों यहाँ पे चार अलग अलग कंडीशन है, तो चार अगर अलग अलग कंडीशन है तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी, 25%, सब जगह पे 25, चार को मैंने क्या किया, इक्वल परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये जो जनरेशन आया मुझे यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ऑलराइट। अब यहाँ पे केयरफुली जरा नोटिस करना, केयरफुली नोटिस करने के बाद आपको यहाँ पे शायद पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए मदर वॉज कैरियर, प्लीज केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पे ये जो कैरियर फीमेल है, ये कैरियर फीमेल के पास ये डिफेक्टिव जीन था, बराबर। ये कैरियर फीमेल जो है, मतलब ये मदर हुई, ये कैरियर फीमेल के पास डिफेक्टिव जीन था, मतलब मम्मी की वजह से डॉटर बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई।
ये मम्मी की वजह से डॉटर कैन बी आइदर नॉर्मल और डॉटर कैन बी आइदर कैरियर, ठीक है। मम्मी की वजह से कौन यहाँ पे बच्चा अफेक्ट हुआ, देखिए ये बच्चे में डिफेक्टिव जीन आ गया, ये बच्चे में वाई क्रोमोसोम थे पप्पा से आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे में ये एक्स एंड स्मॉल सी ये डिफेक्टिव जीन जो है मम्मी से आया है, करेक्ट। मतलब मम्मी की वजह से उनका जो बेचारा लड़का है वो अफेक्ट यहाँ पे हो गया। इसके जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, ये एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि यहाँ पे फादर थे, यहाँ पे डैड के वजह से, यहाँ पे डैड के वजह से उनकी डॉटर यहाँ पे अफेक्ट हुई। मतलब ये डैड के पास जो डिफेक्टिव जीन था, ये डैड का जो डिफेक्टिव जीन है ये डॉटर में आ गया, ठीक है। एंड दिस डॉटर शी गॉट मैरिड इन द फ्यूचर हियर, मतलब ये जो बेटा है, ओके, इस बेटे का एंड वो जो पहला वाला प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया था, उन दोनों का रिलेशन क्या हुआ बच्चों, ये जो मदर मैंने यहाँ पे शो की है, दिस मदर बिलोंग टू दिस जनरेशन एंड इस मदर की ही इज द फादर, ठीक है। मतलब ये जो है वो कलर ब्लाइंड सन के ये नाना हो गए, यस और नो, ये नाना जी हो गए। मतलब आई कैन से दैट दिस पर्सन इज अ ग्रैंडफादर, बराबर। ग्रैंडफादर ने उनकी डॉटर में डिफेक्टिव जीन पास किया, ग्रैंडफादर ने उनकी डॉटर में डिफेक्टिव जीन पास किया एंड उनकी डॉटर ने उनके सन में डिफेक्टिव जीन पास किया। मतलब ये जो बच्चा हुआ, आई कैन से दैट ही इज द ग्रैंडसन, बराबर। ये ग्रैंडसन में डिफेक्टिव जीन आया उसके मम्मी के वजह से एंड उसके मम्मी में डिफेक्टिव जीन आया इसके नाना के वजह से, ऑलराइट। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन, ऑलराइट। तो ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको अभी बताने जा रही हूँ ना, दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है उसका आपको डेफिनेशन लिखना है, ये वाला फ्लो चार्ट लिखना है, इसके पहले वाला फ्लो चार्ट लिखना है। डेफिनेशन क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन एग्जैक्टली, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, द transmission of traits, the transmission of traits from grandfather to grandson through his daughter. What is the definition of criss-cross inheritance? देखिए carefully यहाँ पे, the transmission of traits from grandfather to grandson through his daughter। मतलब ग्रैंडफादर ने उनका जो कैरेक्टर है उनके ग्रैंडसन में ट्रांसफर किया उनके बेटी के थ्रू, ठीक है। तो ये जो टाइप का क्रॉस कनेक्शन है, मतलब पप्पा के वजह से बेटी अफेक्ट हुई, बेटी के वजह से पोता अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो टाइप का क्रॉस कनेक्शन है या ये जो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज जस्ट टू बी वेरी श्योर, ये जो ग्रैंडफादर यहाँ पे मेंशन किया है, ये ग्रैंडफादर कौन हुए, नाना हुए, ये बच्चे के नाना हो गए ग्रैंडफादर, ठीक है। तो नाना ने क्या किया, उनके पोते में कैरेक्टरिस्टिक पास किए उनके बेटी के थ्रू, ठीक है। उनके बेटी के थ्रू क्या किया, नाना ने कैरेक्टरिस्टिक पास किए। तो इसका मतलब बच्चों जो भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक है, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक या बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक ही फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। When couples are there, ऐसा हो सकता है लड़के के फैमिली के कैरेक्टर भी आगे के जनरेशन में आएगा, लड़की के फैमिली के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अभी समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऑलराइट। तो सेम जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो मैंने अभी आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल देके आपको समझाया,
सेम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है आप लोगों को करना है फॉर द हीमोफीलिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीमोफीलिया, ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो हीमोफीलिया बेसिकली क्या है, देखिए हीमोफीलिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली देखिए बच्चों क्या होता है ना कि देखिए बचपन से लेके अब तक कितने बार हमें चोट लग चुकी है, छोटा मोटा घाव तो हमें होता ही रहता है, जरा सा स्किन डैमेज हो गया या स्किन पे कहीं पे भी कट आ गया, थोड़ा खून निकलेगा एंड खून बहना थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। बट ये सब में ऐसा नहीं होता, कुछ रेयर कंडीशन या कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है। क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल है, वो है मतलब हीमोफीलिया। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब तक ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है तब तक वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जब ब्लड हमारे बॉडी के बाहर आएगा तब ब्लड क्लॉट होना चाहिए। तो क्या है ना, हमारे ब्लड के अंदर कुछ ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर प्रेजेंट है। तो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर कौन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, ये ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर है, ठीक है। ये ब्लड को क्या करेंगे, क्लॉट करेंगे या कोएगुलेट करेंगे, विच विल क्लॉट द ब्लड, ठीक है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया ये कौन सा डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अगेन रिमेंबर दिस, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है, जहां पे ब्लड फेल्स टू क्लॉट, मतलब यहाँ पे ब्लड क्लॉट जरा सा भी नहीं होता। अगर इस पेशेंट को जरा सा भी जख्म हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में काफी टाइम लेगा एंड ब्लड खून बहते ही रहेगा। जरा सा भी कट आने के बाद हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा कट आया खून बहते रहेगा। सो दिस कंडीशन जहाँ पे ब्लड बिल्कुल क्लॉट नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज इन पेशेंट के बॉडी में जीन वाला जो फैक्टर 8 एंड 9 है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड ये काफी कम होता है, जिसके लिए ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मल क्लॉटिंग वाला जो ब्लड है वो डोमिनेंट है ओवर द रिसेसिव जीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जो पहला कंडीशन है हीमोफीलिया का, ये कहाँ पे पाया गया, जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी ना, आपको पता है कि काफी सारे कंट्रीज में क्वीन एंड किंग का डेमोक्रेसी काइंड ऑफ चलता है। तो वहां पे अगर आप देखोगे कि इंग्लैंड की क्वीन जो विक्टोरिया थी, शी वॉज द फर्स्ट पेशेंट जिनके बॉडी में सबसे पहले हीमोफीलिया वाला कंडीशन फाइंड आउट किया। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द थेरीज जो अब तक हम लोगों ने पता किए है, जो क्वीन विक्टोरिया है उसके टोटल 9 बच्चे थे, 9 में से उसके 3 बच्चों को ये जो बीमारी है आगे पास ऑन हो चुका है, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं, बिकॉज ये जो डिजीज है दिस इज लिंक टू द एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। तो ये जो हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लर्न किया सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। कलर ब्लाइंडनेस के केस में एक्स के ऊपर हमने सी लिखा था एंड यहाँ पे एक्स के ऊपर आपको एच लिखना है। जो प्रेजेंटेशन कलर ब्लाइंडनेस का है सेम प्रेजेंटेशन हीमोफीलिया के लिए जाएगा, बस आपको एच को सी को रिप्लेस करना है एच से, ऑलराइट। तो सेम बच्चों यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू एक्स स्मॉल एच, ओके। एक्स स्मॉल एच जो है ये जाएगा यहाँ पे हीमोफिलिक जीन, हीमोफिलिक ट्रेट रहेगा। एक्स कैपिटल एच ये जाएगा यहाँ पे नॉर्मल जीन, एक्स स्मॉल एच हीमोफिलिक जीन जाएगा, एक्स कैपिटल एच नॉर्मल जीन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये वाला जो है दिस वन आई कैन से दैट ये जाएगा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। और ये जो जाएगा यहाँ पे दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट आएगा, ये रिसेसिव ट्रेट आएगा। तो देखिए जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने डिस्कस किया था, सेम हीमोफीलिया में भी है कि मेल जो है ये कैरियर बिल्कुल नहीं होगा। तो मेल में अगेन 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे, मेल आइदर नॉर्मल होगा या मेल को हीमोफीलिया होगा, ठीक है। फीमेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंडीशन है, फीमेल कैन बी नॉर्मल, फीमेल को हीमोफीलिया होगा या फीमेल कैन बी अ कैरियर, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल करने का मौका देती हूँ कि आप प्लीज ट्राई करना एक बार कि व्हाट विल हैपन इफ हीमोफिलिक मेल मैरिज विद द नॉर्मल फीमेल, मतलब जिसको हीमोफीलिया हुआ है उसने अगर नॉर्मल फीमेल के साथ शादी किया तो आगे का नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे कि अगर
कैरियर हीमोफिलिक फीमेल ने नॉर्मल मेल के साथ अगर शादी किया तो उनका जो आगे का जनरेशन है वो कैसा होगा, ठीक है। प्लीज ट्राई करना, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस का हमने लर्न किया सेम टू सेम डिक्टो है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, देखिए, आई होप इट्स विजिबल टू यू। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई कैन से दैट ये था यहाँ पे, अगेन आई कैन से जनरेशन 1, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगी यहाँ पे जनरेशन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल ने किसके साथ यहाँ पे शादी किया, नॉर्मल फीमेल के साथ, ठीक है। तो हीमोफिलिक मेल ने नॉर्मल फीमेल के साथ शादी किया तो देखिए उनका नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, यहाँ पे डॉटर विल बी कैरियर 50% चांसेस, मतलब डैड के वजह से, मतलब ये जो फादर है, ओके, फादर के वजह से कौन अफेक्ट हुई, डॉटर अफेक्ट हुई, एंड सन विल बी नॉर्मल। जो कलर ब्लाइंडनेस के साथ सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दिस डॉटर, ओके, ये जो डॉटर है, इस डॉटर ने क्या किया, इन फ्यूचर यहाँ पे शादी किया नॉर्मल मेल के साथ। ये जो डॉटर है इसने शादी किया इन फ्यूचर नॉर्मल मेल के साथ, तो उनका आगे का जनरेशन देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो सेम कलर ब्लाइंडनेस जैसा ही आया, यहाँ पे 25% चांसेस है डॉटर कैन बी नॉर्मल, मेल कैन बी नॉर्मल, फीमेल कैन बी कैरियर, एंड 25% चांसेस है सन को क्या होगा यहाँ पे, हीमोफीलिया, ठीक है। अगेन देखिए बच्चों यहाँ पे सेम कंडीशन आ गया। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो थे, कैन आई से दैट हियर ही वाज द ग्रैंडफादर, बराबर। ग्रैंडफादर में यहाँ पे डिफेक्टिव जीन है, ग्रैंडफादर ने उनका डिफेक्टिव जीन कहाँ पे ट्रांसफर किया, डॉटर में ट्रांसफर किया। तो ये जो डिफेक्टिव जीन डॉटर में है ये किसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे ग्रैंडसन के अंदर, बराबर। तो ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन के अंदर डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर किया उनके डॉटर के थ्रू। तो बच्चों ये भी किसका एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, सो इवन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऑलराइट। सो ये भी एक एग्जाम्पल आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया बोथ आर दी एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऑलराइट। तो आई होप बच्चों जो भी आज हम लोगों ने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में जो भी अब तक डिस्कस किया, आई होप डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए प्लीज़ नोट डाउन करना, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग लर्न करेंगे रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं वापस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।